फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री लवर। मेरा नाम है नीतीश और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ कुरुक्षेत्र जून 2020 के एनालिसिस। इस वीडियो में मैं कुरुक्षेत्र मैगजीन 2020 का एनालिसिस करूँगा। ये वीडियो आने में थोड़ी देर हुई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुरुक्षेत्र जून 2020 की एनालिसिस की ये वीडियो। इस एडिशन में वाटर की बात की गई है, जल संरक्षण की बात की गई है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो डोमेस्टिक यूजेस से संबंधित हो या फिर वाटर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हो। तो इस एडिशन में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि जो वाटर मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की गई है, जिसके लिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल हो पाए। इसमें सबसे पहले है कि विश्व भर में देखा गया है कि सतत कृषि विकास के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक माना जाता है एवं देश में जल की कमी खेती के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दुनिया की जो है करीबन 17.5% आबादी जो भारत में बसती है, उन्हें पूरे भूभाग के 2.3% भूभाग से भरण पोषण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यानी कि 2.3% ही भूभाग पूरे विश्व का हमारे पास है, लेकिन आबादी जो है 17.5% पूरे विश्व की है। तो ऐसे में ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि पूरे पॉपुलेशन का भरण पोषण हो सके, क्योंकि वैश्विक जल का 4% भाग ही देश के पास मौजूद है। इसके अलावा विश्व की जो है 11% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के लिए भी चारे की व्यवस्था करनी है। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। हालांकि 3 मुख्य इनपुट उच्च उपज देने वाली प्रजाति, जल एवं उर्वरक की बेहतर उपलब्धता के कारण जो है 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन 284 मीट्रिक टन, जो कि सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। 2050 तक नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है 145 मिलियन हेक्टेयर रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि रेनफेड एग्रीकल्चर द्वारा मात्र 45% कवर करने का अनुमान है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो है हमारे देश में प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर जो है लैंड कम होती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ रही है इंसानों की ज़रूरत के हिसाब से। और वर्ष 2030 तक खाद्यान्न के लिए 355 मीट्रिक टन, सब्जियों के लिए 180 मीट्रिक टन, दूध के लिए 182 मीट्रिक टन, मांस के लिए 15 मीट्रिक टन, मछली के लिए 16 मीट्रिक टन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्तमान उत्पादन में जो है 50 से 100% तक की वृद्धि करनी होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकती है। एवं जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नेचुरल फार्मिंग पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि प्रोटेक्टिव फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्चिंग, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन इत्यादि को अपनाना होगा। इसके अलावा बात करें कृषि उत्पादन की, तो कृषि उत्पादन में जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत में जो है कृषि में जल की मांग को पूरा करने के लिए वर्षा प्राथमिक स्रोत माना जाता है। वाटर रिसोर्सेज की जो बात की गई है यहाँ पे, उसमें देखते हैं हम कि भारत में एनुअली जो है 1085 यानी कि 1085 mm वर्षा होती है। कुल वर्ष को 3/4 भाग कुल वर्षा का जो 3/4 भाग होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधि के माध्यम से आता है। शेष मात्रा जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून गतिविधि से आता है। देश में उपयोग योग्य कुल जल संसाधन जो है 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान लगाया गया है, जो कुल वर्षा का केवल 28% है। सिंचाई के लिए 80% जल को डाइवर्ट किया जा रहा है, जो कि 2050 तक बढ़कर 1072 BCM हो सकता है। BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर। उपलब्ध जल संसाधनों के आधार पर जो है सतह और भूजल संसाधनों से कुल सिंचाई क्षमता जो है इसकी लगभग जो है 139.9 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है 433 BCM है, जिसमें कि 212.5 BCM सिंचाई के लिए और 18.1 BCM घरेलू और इंडस्ट्रियल कार्यों में इस्तेमाल होता है, जो कि 2025 तक बढ़कर 29.2 BCM होने का अनुमान है। यानी कि जो घरेलू और इंडस्ट्रियल
कार्यों में जो इस्तेमाल होता है वाटर, वो जो है बढ़कर 29.2 BCM होने का अनुमान लगाया गया है। भारत जो है कुल 68.1 मीटर पर हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के साथ दुनिया में सबसे बड़े सिंचित क्षेत्रों में से एक है। ये डेटा 2013-14 का है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता जो है 3 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आंकी गई है। सतही सिंचाई प्रणाली की क्षमता लगभग 30 से 40% है, यानी 60% विभिन्न चरणों में नष्ट हो जाते हैं। जो भी वाटर हैं वो 30 से 40% जो मात्र यूज हो पाते हैं, बाकी जो है वो वेस्टेज चले जाते हैं। इसके अलावा बात की गई है इफ़िशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, यानी कि कुशल जल प्रबंधन कार्य प्रणाली की यहाँ पे बात की गई है। कुशल जल प्रबंधन कार्य प्रणाली का अर्थ है क्वांटिटी और क्वालिटी एवं समय और स्थानों को ध्यान में रखकर जल की आपूर्ति की जाना। इसे इफ़िशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम कह सकते हैं। वाटर डिमांड मैनेजमेंट में मुख्यतः जो है इरिगेशन शेड्यूल, यानी कि सिंचाई की ज़रूरत और उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता है जल की। इसके अलावा इरिगेशन मेथड की बात की जाती है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम ने स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ICAR AICRP यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम्स वाटर यूजेज एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए अनेक कार्य प्रणाली एवं टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। जिसमें पहला मेथड है लेजर द्वारा भूमि को समतल करना, लेजर लैंड लेवलिंग जिसे बोला जाता है। यह आमतौर पर किसानों द्वारा जो है नज़रअंदाज किया जाता है जनरली, परंतु यह वाटर यूजेज एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ साथ पोषक तत्व उपयोग क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है इरिगेशन शेड्यूलिंग, यानी कि सिंचाई समय निर्धारण। इसके अंतर्गत जो है यह निर्धारित किया जाता है कि फसलों को कब और कितने जल की आवश्यकता है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है गहरे रिसाव या अपवाह जल के नुकसान को कम करते हुए पौधों में पर्याप्त जल की आपूर्ति करना जो है इसका मेन लक्ष्य होता है। यह भिन्न कारकों पर जो है अलग अलग कारकों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के तरीके की बात की गई है यहाँ पे। सिंचाई के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सिंचाई की सही विधि का निर्धारण अति आवश्यक है। सिंचाई के सही विधि का चयन मिट्टी का प्रकार, भूभाग की भौगोलिक स्थिति, यानी कि जो भी ज्योग्राफिकल उसकी जो स्थिति है वो, और इसके अलावा उगाई जाने वाली फसल, उपलब्ध जल की गुणवत्ता और उसकी मात्रा या अन्य विशेष गतिविधियों से प्रभावित होती है। सिंचाई विधियाँ जो है वो आपको नीचे दर्शाया गया है, वो निम्न टाइप की है। पहला है चेक बेसिन या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बेसिन बनाया गया है, चारों तरफ एक बेसिन बनाया गया है, उससे जो है वाटर होकर पर्टिकुलर एरिया में जाती है। जो रेक्टेंगुलर शेप का जो दिख रहा है वो वाटर ड्रॉप होती है, वहाँ पे जाके एक जो बेसिन है वो बेसिन के माध्यम से जो है वो उसमें पानी चारों तरफ से आपको एरो के हिसाब से, एरो का जो निशान है वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है फ्लो कर रही है। यह मेथड जो है इसमें खेत की सतह पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव द्वारा जल का प्रयोग होता है। ये सबसे आसान व कम खर्चीली मेथड है। इसके अलावा लेकिन जो है आमतौर पर जो है अप्रभावी है, क्योंकि इस विधि में केवल 20% या उससे भी कम मात्रा में जल का उपयोग जो है फसलों द्वारा किया जाता है, बाकी जो है वो वेस्टेज होता है। नेक्स्ट है फोरो इरिगेशन। फोरो इरिगेशन का जो इमेज है आप देख सकते हो किस तरह से जो है लंबे लंबे नाले के आकार के शेप बनाए गए हैं, जिससे कि डायरेक्टली जो है वो फसल के जड़ों में जो है वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। बीच बीच में वो अल्टरनेट करके इस तरह के नाले बनाए गए हैं, और जो मेन नाला है उससे बहकर जो है वो पानी चारों तरफ जो है वो फैल रही है।
इसमें जो है फुरो इरिगेशन, इसका उपयोग आमतौर पर पंक्ति वाले फसलों और सब्जियों में किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है वो पंक्ति वाइज बनाई हुई है, और यह उस मिट्टी में अनुकूल होता है जिसमें कि जल रिसने की दर जो है 0.5 और 2.5 सेंटीमीटर पर आवर की होती है। और जो है यह 0.2 से 0.5 तक की ढलानों और 1 से 2 लीटर प्रति सेकंड की धारा के आकार के लिए उपयुक्त होता है। मतलब ये जो शेप है वो 0.2 से 0.5% तक का जो ढलान है वहाँ पर, और 1 से 2 लीटर प्रति सेकंड जो है वाटर की डिस्चार्ज है, तो वहाँ पे ये उपयुक्त होता है। इस मेथड से 20 से 30% तक की जो है बचत वो हासिल की जा सकती है वाटर की। नेक्स्ट है सर्ज फ्लो इरिगेशन। फोरो और बॉर्डर स्ट्रिप के माध्यम से सिंचाई की माफ़ कीजिएगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं एक वाल्व लगी हुई है। इसमें क्या होता है सर्ज फ्लो इरिगेशन में कि ये एक वाल्व लगी होती है जो कि बीच में होती है, और दोनों साइड में जो है क्रॉप की दोनों साइड के बीच में ये होती है। और ये जो पाइप आपको दिख रही है से दोनों साइड वाटर जाती है, और जैसे ही वाल्व को जो है एक साइड से इरिगेशन ख़त्म हो जाता है तो दूसरी साइड में जो है वाल्व को घुमा दिया जाता है, जिससे कि वाटर जो है दूसरी साइड जो है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि दोनों तरफ जो सिंचाई जो है इस तरह से की जाती है, एक तरफ पहले वाल्व को किया जाता है फिर दूसरी तरफ वाल्व को किया जाता है, जिससे कि बराबर मात्रा में सिंचाई हो पाती है। तो ये है सर्ज फ्लो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन की बात की गई है नेक्स्ट। यह जो है सिंचाई के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है, जो वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाता है। भारत में इस पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो है सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा जो है 2017 तक जो है माइक्रो इरिगेशन का क्षेत्र 8.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो संभावित क्षेत्र का केवल 13% भाग ही अभी है। तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होगी तभी जो है ये इस तरह की सिंचाई जो है डेवलप कर पाएगी, और जो है वाटर यूज इफिशिएंसी काफ़ी बढ़ेगी। इसमें जो सिंचाई के जो मेथड आते हैं, पहला है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंतर्गत जो भी सिंचाई की जो प्रणालियाँ आती हैं, पहले है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन सिंचाई प्रणाली में जल मिट्टी की सतह पर नीचे धीरे धीरे निरंतर टपकता रहता है। जैसा कि आपको दिख रहा है एक पाइप ये है, ये पाइप जो जुड़ा होता है वो जो भी मोटर होती है या फिर बोरिंग का जो सेट होता है पानी का, उसमें जो है एक सेट लगा होता है जिससे कि पानी जो है प्योर होती है, और उसके बाद वहाँ से छन्ने के बाद पानी जो है एक मेन पाइप में आती है। उस मेन पाइप से जो है ये जो आप जितनी भी लंबी लंबी पाइप देख रहे हैं ये डायरेक्टली जो है जड़ से जुड़ी हुई है, जड़ के पास है। इन सभी पाइपों का जो इरिगेशन पॉइंट है, यानी कि जहाँ से जल जो है टपकती है वो सीधे जड़ पे है, और वो जो है मेन पाइप से इस पाइप में जाकर वो हर पौधे के पॉइंट पे, हर पौधे के जड़ पे जो है वो पानी बूंद बूंद जाती है, जिससे कि पानी की जो है काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। इसमें जो है 90% तक वाटर यूज एफिशिएंसी बताई जाती है। इससे मिट्टी में जल भराव एवं लवणता जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। इसके अलावा जो है कम खर्च में श्रम, जुताई, निराई संभव हो पाती है, एवं फसल के उत्पादन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात की गई है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो सारा कुछ जो है वो ड्रिप वाला फॉलो होता है, लेकिन जो है इसमें क्या होता है कि स्प्रिंकलर का एक सेट होता है। जैसा कि नल आपने देखा होगा वो नल के आकार का होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड से नल टाइप का बना होता है, जिसमें कि पानी जो है घूम घूम कर खेतों में वो फ्लो होती है, जिससे कि सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो यह प्राकृतिक वर्षा की तरह जो है दिखाई देता है, और जल की पाइपों के जरिए जो है उसे पंप कर फसलों पर घूमने वाले स्प्रिंकलर से छिड़काव किया जाता है। यह प्रणाली जो है सतही सिंचाई की तुलना में ज़्यादा कुशल होती है। पारंपरिक स्प्रिंकलर जो है वो जल को हवा में स्प्रे करती है, पर इसमें जो है वाष्पीकरण के कारण जल की काफ़ी मात्रा में क्षति हो जाती है। पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में जो है 20 से 50% तक एनर्जी की बचत करता है। नेक्स्ट है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में क्या होता है कि सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जो है उर्वरकों का जो है उपयोग एक आम बात हो गई है। इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जो है घुलनशील उर्वरकों को फसलों द्वारा आवश्यक सांद्रता में नम मिट्टी में लगाया जाता है, यानी कि उन्हें लिक्विड के फॉर्म में दिया जाता है, जिससे कि जो है फसल के रिक्वायरमेंट जो है
जितनी है उतनी ही दी जाती है, जिससे कि जो भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सेव होते हैं और इफ़िशिएंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो भी होते हैं वो यूज होते हैं, यानी कि बर्बाद होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या है, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन जो है एक कम दबाव कम मात्रा वाली सिंचाई प्रणाली है, जिसमें कि जल का प्रयोग करने के लिए ज़मीन में दबी ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स लगी हुई है ऊपर में, जो सबसे नीचे वाली इमेज है दाएं साइड में, उसमें जर के पास जो है वो एक पाइप गई हुई है, वो डायरेक्टली जो है उसमें वाटर जो है जर में जाती है, जिससे कि इफ़िशिएंसी जो है बढ़ जाती है वाटर की, और जो है डायरेक्टली यूज की जाती है प्लांट पे, चूँकि वो एग्जैक्ट उस एरिया में जहाँ से प्लांट को वाटर चाहिए होती है। इसके अलावा जो है इसमें जो है जल का प्रयोग करने के लिए ज़मीन में दबी ट्यूबों का इस्तेमाल किया गया है। जल जो है सॉइल मैट्रिक्स सक्शन द्वारा ट्यूबों से बाहर निकलता है और ट्यूब के जो है चारों ओर जो है वो गीलापन हो जाता है और मिट्टी में सभी दिशाओं में जल फैल जाता है। यह लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ट्यूब को मिट्टी की सतह के नीचे खाई बनाकर या ट्रैक्टर द्वारा खींची जाने वाली विशेष मशीन द्वारा स्थापित किया जाता है। सब्जियों और खेती की फसलों के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर यानी कि 15 से 20 सेंटीमीटर एवं पेड़ वाली फसलों के लिए 30 से 35 सेंटीमीटर गहराई तक की जो है ये इंस्टॉलेशन होती है। नेक्स्ट है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक मैंने टेबल डाल रखा है। क्रॉप एक साइड लिखा हुआ है, दूसरी साइड में सरफेस और ड्रिप इरिगेशन से जो है प्रोडक्शन के बारे में दिखाया गया है कि जो प्रोडक्शन जो है कितनी बढ़ी है परसेंटेज के हिसाब से, वो केजी पर हेक्टेयर में दिखाया गया है। जैसे कि वेजिटेबल है वो जो है कि 34 केसेस का एवरेज निकाल कर 34 जगहों पर ये शोध करके जो ये एवरेज निकाला गया था 16 वेजिटेबल में, और उसमें जो है सरफेस इरिगेशन से 1722 यानी कि 1722 केजी पर हेक्टेयर उपज देखा गया। वहीं ड्रिप की बात करें तो इसमें 38.4% की जो है वृद्धि होकर 2383 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देखा गया। तो इस तरह से ये बाकी भी है, वो आप देख लेना पॉज करके। नेक्स्ट है डेफिसिट इरिगेशन प्रैक्टिसेस। इसमें जो है एराइड सेमी एराइड रीजन में जो है बताया गया है वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो यूजुअली लिमिटेड होती है और वो इतनी आसान नहीं होती है कि वो जितने भी क्रॉप्स हैं हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जा सके, जिससे कि मैक्सिमम यील्ड जो है वो क्रॉप दे सके। तो इसके लिए जो है जितने भी जल जमाव के सिंचाई के तरीके हैं वो नीचे दिए गए हैं। रेगुलेटेड डेफिसिट इरिगेशन है पहला। इसके तहत जो है फसलों को कुछ हद तक जल की कमी और उपज में कमी को बनाए रखने दिया जाता है, यानी कि जो है इसका उद्देश्य ऐसी सिंचाई को हटा देना है जिसका उपज पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे या जितनी मात्रा में इरिगेशन चाहिए होती है मैक्सिमम प्रोडक्शन देने के लिए वहीं पे इरिगेशन किया जाए, बाकी इरिगेशन को हटा दिया जाए जिसका उपज पर बहुत कम प्रभाव पड़े और इसके परिणाम स्वरूप फसल की जो है जल की उपयोग क्षमता जो है वो बढ़ जाए। इससे पानी की बचत जो है परकोलेशन कंट्रोल तथा फर्टिलाइज़र एवं केमिकल के जो इस्तेमाल में जो है वो कमी आती है। नेक्स्ट है पार्शियल रूट ड्राइंग, यानी कि जल को जो आंशिक रूप से ड्राई करने के बारे में बताया गया है। यह सबसे पहले टैप वाइन पर जो है ये अप्लाई करके जो है चेक किया गया था। इसमें जड़ों के आधे भाग को जो है सूखने की स्थिति में लाया जाता है, जबकि अन्य भाग को सिंचित किया जाता है। गीले और सूखे भागों की 7 से 14 दिन के चक्र पर अदला बदली की जाती है, यानी कि 7 दिन अगर गीले रहेंगे तो बाकी जो है 7 दिन वो सूखे रहेंगे। पार्शियल रूट ड्राइंग वानस्पतिक और प्रजनन विधि के बीच संतुलन हासिल करने के लिए जल के अभाव के प्रति पौधे की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है। रंध्रों के जो छिद्र होते हैं, रंध्र के आंशिक बंद होने और सूखने की अवधि के दौरान जो है वाष्पोत्सर्जन को कम करने से
जल के उपयोग में जो है वो सुधार होता है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कि कृषि विज्ञान विधियाँ। कृषि विज्ञान विधियाँ जैसे मृदा प्रबंधन, उर्वरक अनुप्रयोग और रोग एवं कीट नियंत्रण, कृषि में स्थायी जल प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है कुछ मुख्य कृषि विज्ञान विधियों की जो है वो चर्चा नीचे की गई है, जैसे कि कंटूर टिलेज, मृदा की जुताई भूमि की ढलान के साथ की जाती है इस कंटूर जुताई में, और मिट्टी को छोटे छोटे नालियों और मेरों के साथ छोड़ दिया जाता है, जो अफवाह को रोकते हैं। वाटर का जो प्रवाह होता है वो उसे जो है वो रोकते हैं। यह खासकर वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा जल के उपयोग को बढ़ाने के बेहतर तकनीक मानी जाती है। नेक्स्ट है ब्रॉड बेड प्लांटिंग, चौड़ी क्यारियों में फसल की जुताई और सिंचाई नालियों में की जाती है। यह विधि 30 से 40% तक जल बचाने में मदद करती है। आमतौर पर पास पास रोपी गई फसलों और पंक्तियों में लगाई गई बागवानी फसल के लिए ये काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट बात की गई है कंजर्वेशन टिलेज की। इसमें जुताई नहीं की जाती है और मिट्टी की सतह पर फसल अवशेष जो है वो बने रहने दिया जाता है। यह मल्च का कार्य भी करते हैं और मिट्टी पर पपड़ी जमने, पोर्स बंद होने की क्रियाओं को नियंत्रित करने में जो है ये कारगर होते हैं। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थों का उच्च स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है और वाटर यूज इफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट बात की गई है मल्च की। इसमें फसल अवशेष द्वारा सॉइल सरफेस को ढक दिया जाता है, यानी कि जो भी सतह होती है मिट्टी की उसे जो है वो मल्च के द्वारा ढका जाता है। जो भी फसल के अवशेष होते हैं जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं, यूज में ना हो, इस्तेमाल में ना लाए जा रहे हों, उसे जो है वो बिखेर दिया जाता है। इससे जल का प्रवाह जो है वो धीमा हो जाता है और रिसाव की स्थिति में सुधार होता है। वाष्पीकरण से जो है नुकसान कम होता है, साथ ही खरपतवार नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी कि जैविक खादों का जो है वो संयोजन। मिट्टी के ऊपरी परतों में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना या बनाए रखना मिट्टी के बेहतर जमाव, मिट्टी की सतह पर कम पपड़ी जमने या पोड़ों को बंद होने से जो है ये रोकता है। नेक्स्ट बात की गई है एडिशन ऑफ क्ले और हाइड्रोलिक कंपाउंड्स। यह तकनीक जो है मृदा में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाती है और गहरे रिसाव को जो है वो रोकती है। नेक्स्ट बात की गई है कंट्रोल ऑफ एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। एसिडिटी को कंट्रोल करने के बारे में बताया गया। उच्च अम्लीयता वाली जो मिट्टी होती है उसमें चूने का प्रयोग से जड़ अधिक सघन व गहरी होती है, वह फसल की वृद्धि जो है बेहतर होती है इससे, इसलिए जो एसिडिटी जो है कंट्रोल वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है वीट कंट्रोल मेजर्स, जल की उपयोग क्षमता और बढ़ाने के लिए, यानी कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसे और बढ़ाने के लिए खरपतवारों द्वारा जल और वाष्पोत्सर्जन के नुकसान को कम करने के लिए जो है ये आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट बात की गई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें कीट व्याधियों का उपयुक्त तकनीकों और विधियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आर्थिक स्थिति से जो है वो नीचे रखा जाता है, यानी कि जो है इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो होती है क्रॉप की उससे नीचे रखा जाता है, वो आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अर्थात कम प्रकृति संसाधनों में अधिक से अधिक उत्पादन लेने का जो है दबाव जो है बढ़ रहा है आजकल हमारे एग्रीकल्चर में। तो चूँकि जल कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, अर्थात इसका जो है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण जो है वो अति आवश्यक है, ताकि जो है फ्यूचर में हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर से जो है हम वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से जो है हम वाटर का स्मार्ट यूज कर सकते हैं, ताकि जो है वाटर की कम से कम खपत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम हो सके। स्मार्ट एग्रीकल्चर से न कि सिर्फ हम जल की बचत कर सकते हैं, बल्कि इन्वायरमेंट को शुद्ध रखते हुए कम खर्च में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर इटली रोम में है,
के अनुसार टोटल कल्टीवेटेड लैंड का 20% जो है इरिगेटेड एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो कि टोटल फूड प्रोड्यूस का 40% ही वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि जो है FAO के हिसाब से जितने भी कल्टीवेबल लैंड है उसकी मात्र 20% जो है इरिगेटेड एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट करता है, जो कि जो है जितने भी फूड प्रोड्यूस होते हैं उसका 40% ही वर्ल्ड वाइड जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, ये 20%। वर्तमान में अवेलेबल वाटर का 80% इरिगेशन वाटर के रूप में इस्तेमाल होता है। जितने भी वाटर यूजेज होते हैं उसका 80% इरिगेशन में यूज होता है। FAO ने जो है बताया है कि लास्ट सेंचुरी में जल का इस्तेमाल 1.7 गुना जो है पॉपुलेशन की तुलना में जो है वो बढ़ गया है। यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उससे 1.7 गुना जो है ये वाटर यूज जो है वो बढ़ गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है अब हमें टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन की भी जो आवश्यकता है पड़ रही है। 2018-19 में इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि लैंड प्रोडक्टिविटी से हटकर इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना जो है वो अति आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट बात की गई है माइक्रो इरिगेशन की, कि कैसे माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिक कॉस्ट में जो है करीबन 31% की और इरिगेशन कॉस्ट में 32.3% की गिरावट आई है एवं फर्टिलाइज़र कंजम्पशन में जो है 28% तक की कमी हुई है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन द्वारा फ्रूट और वेजिटेबल्स की एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है 42.3% और 52.8% की क्रमशः वृद्धि हुई है। यानी कि जो है फ्रूट में 42.3% की जो है वो ग्रोथ देखी गई है और वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें 52.8% की जो है ग्रोथ देखी गई है। और जितने भी राज्यों में यह सर्वे की गई है उसमें किसानों के इनकम में 20 से 68% यानी कि 20 to 68% तक की जो है वृद्धि हुई है, जो कि एवरेज में 48.5% की जो है आकी गई है। नेक्स्ट बात की गई है ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्कवरीज ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं या डिस्कवरीज हुई है स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए उसकी बात की गई है यहाँ पे। पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है डेटा को एक्सचेंज करके या अदर डिवाइस और सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट करके जो है क्रॉप्स, सॉइल, फील्ड्स, लाइव स्टॉक स्टोरेज फैसिलिटीज़ और बेसिकली जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको कि मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ शॉर्टकट में। ऐसे आप लोगों ने सुना ही होगा। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक जो है फसल को कीट से होने वाले नुकसान, जो भी हार्म्स होते हैं कीट के नज़रिए से, उन्हें उनसे बचाने के लिए जो है ये मददगार साबित हो रही है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी जो है की जा सकती है, जिसका फ़ायदा सीधे किसानों को मिलता है। मिट्टी जो है बीज, मिट्टी, उर्वरक, कीटनाशकों एवं सिंचाई के बारे में किसानों को पूर्व में ही इसकी सूचना दे दी जाती है। या फिर मौसम की बात करें तो मौसम की भविष्यवाणी से जो है किसान जो है मौसम के हिसाब से जो है अपने क्रॉप्स को एडजस्ट कर सकते हैं, या जो भी स्टोरेजेस हैं उन्हें जो है वो क्रॉप्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बात की गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बन सकता है। इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ओपन और प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच में। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर अलग अलग बात की गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसे हम आसान शब्दों में जो है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि आपके कंप्यूटर या लेजर में है, दो गवर्नमेंट अकाउंट्स, जो भी गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं उनके दो गवर्नमेंट अकाउंट्स के पास भी वही समान फाइल उनके सिस्टम में है। जो फाइल आपके पास है वही फाइल गवर्नमेंट के सिस्टम में है। जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं उसका कंप्यूटर
उन दोनों अकाउंट्स को ईमेल कर देता है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो वो जो भी गवर्नमेंट की जो अकाउंट है वो दोनों पे वो ईमेल कर देगा। और उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए जो है वो हर एक अकाउंटेंट जल्द से जल्द सबसे पहले चेक करना चाहता है कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि बिटकॉइन की बात हम करें, बिटकॉइन जो कि एक करेंसी नहीं है लेकिन इसे डिजिटल करेंसी आप कह सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे ब्लॉकचेन का जो इस्तेमाल आपको दिख जाएगा। ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह से काम करता है वहाँ यहाँ पे दिया गया स्क्रीन पे। मैपिंग डेटा एंड प्रोवाइडिंग इट टू यूजर्स अलोंग द वैल्यू चेन सिंपली बाय स्कैनिंग ए बार कोड। यानी कि बार कोड के जो है स्कैन करने के बाद जो है वो आपको डेटा की मैपिंग और जो भी यूजर्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता है स्कैन करने के साथ ही। ना कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रहती है बल्कि ये काफ़ी सेफ भी माना जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अलायंस फॉर वाटर एफिशिएंसी जो है मोस्ट स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो है ये दो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है। एक है सेंसर बेस्ड कंट्रोल और दूसरा है सिंगल बेस्ड कंट्रोल। सेंसर बेस्ड कंट्रोल के अंतर्गत रियल टाइम मेजरमेंट होता है जो कि लोकली इंस्टॉल्ड सेंसर के थ्रू होता है और इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट इरिगेशन टाइमिंग, एग्जैक्ट टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट जो है उसमें, और जो भी गिवन इन्वायरमेंट है उसकी मेजरमेंट करता है। इसके अलावा जो है हिस्टोरिक वेदर इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स को बारे में अवेयर करता है, जो भी फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल। नेक्स्ट है सिग्नल बेस्ड कंट्रोल। इसमें जो है वेदर अपडेट जो है रेडियो के द्वारा ट्रांसमिट होता है या टेलीफोन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू जो है ये इसका ट्रांसमिशन किया जाता है। जनरली लोकल वेदर स्टेशंस जो हैं उनके द्वारा जो है वो सेंड किया जाता है। नेक्स्ट बात की गई है इनिशिएटिव्स ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बात की गई है इनिशिएटिव ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आईबीएम के साथ एमओयू साइन किया था जिसमें वेदर फॉरकास्ट, सॉइल मॉइस्चर, वाटर सॉइल और क्रॉप्स की बेहतर मैनेजमेंट के को जो है फार्म लेवल के सॉल्यूशन प्रदान करेगी, जो कि फार्म लेवल पे भी जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं वो प्रदान करेगी इसके थ्रू। इसके अलावा एग्री उड़ान स्कीम खेती के नए प्रयोगों और स्टार्टअप्स बढ़ाने के लिए जो है स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत 40 स्टार्टअप्स को जो है वो सेलेक्ट किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में महा एग्रीटेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेस्ट अटैक, जो भी इंसेक्ट्स जो है वो अटैक करते हैं वो, इसके अलावा पुअर रेन का सॉल्यूशन जो है निकाला जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा किसानों के लिए जो है वेयर हाउस, क्रॉप इंश्योरेंस, प्राइसिंग जो है क्रॉप इंश्योरेंस की वो उनके बारे में इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट बात की गई है वाटर कंजर्वेशन की। माफ कीजिएगा, यहाँ पे एग्री उड़ान स्कीम जो है वो जो लॉन्च की गई थी वो 40 एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्ट किए गए थे, वो जिन सिटीज़ में की गई थी उसका जो वो जिक्र यहाँ पे किया गया है। चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद अंतर्गत जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा ताकि पोटेंशियलिटी बढ़े। इसके अलावा मैंने बताया था महाराष्ट्र में जो है महा एग्रीटेक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया उसका जो फर्स्ट जो फेज है उसके अंतर्गत जो है वो सैटेलाइट के इस्तेमाल से जो है इमेजेस के थ्रू जो है वो डेटा एनालिसिस किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किया जाएगा और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
जो है वो एक्सेस करेगी इस पर्टिकुलर एरिया के लैंड को, उसमें क्या कमियां हैं या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ताकि जो है फार्मर उसके हिसाब से जो है क्रॉप का सिलेक्शन कर सकें। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो मैंने जिक्र किया था, जो उसकी पोटेंशियलिटी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को 70% तक जो है वो 2050 तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट बात मैंने अभी की थी वाटर कंजर्वेशन की, जो कि वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता है। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन के विस्फोट के कारण जो है हमारे देश में वाटर का अवेलेबिलिटी जो है 1991 में 2209 मीटर क्यूब प्रति ईयर से 1545 मीटर क्यूब प्रति ईयर 2011 में हो गया है, जबकि 1140 मीटर क्यूब पर ईयर 2050 में होने की जो है वो चांसेस बढ़ गए हैं। वर्तमान में 600 भारतीय यानी कि 600 मिलियन जो है इंडियंस वो हाई या एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस जो है वो फेस कर रहे हैं। 2 लाख लोगों की जो मृत्यु सेफ वाटर की कमी से हो रही है आज के टाइम में भी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो की जा रही है। भारत में 89% ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, 9% जो है हाउस होल्ड और 2% इंडस्ट्रियल एवं अन्य कार्यों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन को जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के साथ जो है मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो है निर्माण किया गया था, ताकि किसी भी डिसीजन को लेने में आसान बनाया जा सके, किसी भी डिसीजन को आसानी से लिया जा सके। इसके अलावा बात की गई जल जीवन मिशन की, जो कि नीचे लिखा हुआ भी है, मैंने अभी बताया भी आपको। और स्कीम्स फॉर वाटर कंजर्वेशन यानी कि कौन कौन सी जो है स्कीम्स जो है वो लाई गई वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए। पहली स्कीम है वो जल शक्ति अभियान। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वाटर के डिमांड और सप्लाई को जो है वो मैनेज करना था। इसके अंतर्गत जो है रेन वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के साथ साथ हाउस होल्ड वाटर वेस्टेज जो भी होते हैं हाउस होल्ड के, उनको रीयूज में लाने के लिए या उनका फिर से इस्तेमाल हो सके, ऐसे कार्यों में तेजी लाना जो है इस अभियान का जो है मुख्य लक्ष्य था। यह अभियान 1 जुलाई 2019 में आरंभ हुई थी। पानी की कमी वाले 256 जिलों में यह स्कीम आरंभ करने की जो है घोषणा जो है की गई है। नेक्स्ट बात की गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। इसका तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर जाकर देख लेना, ताकि पीएम-केएसवाई से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में तो वो मिस ना हो। पीएम-केएसवाई यह स्कीम 1 जुलाई 2015 पीएम में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका एम रखा गया था हर खेत को पानी, एवं माइक्रो इरिगेशन के तहत जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का एम रखा गया था, ताकि पर ड्रॉप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लिया जा सके। तथा इसमें एक्सेलरेशन इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, गंगा रिजनरेशन, रिवर डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इत्यादि को भी जो है मर्ज किया गया है। एवं इसमें इस स्कीम का जो है एस्टिमेट जो है 77,595 जो है रखा गया था रुपीज़ में, जिसमें 31,342 रुपये सेंट्रल का शेयर था। इसका उद्देश्य जो है वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ताकि जो है वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और वेस्टेज कम हो सके। वाटर कंजर्वेशन, कल्टीवेबल लैंड में जो है इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करना भी इसका मुख्य लक्ष्य था। अब बात की गई है नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉर ग्राउंड वाटर क्राइसिस की। 2020-21 के बजट में निर्मला सीतारमन ने जल जीवन मिशन के तहत 100 जो है मोस्ट वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट को जो है आइडेंटिफाई किया था, जिसमें कि वाटर की सबसे ज़्यादा कमी है। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया था एवं उनके वाटर रिसोर्स में सुधार कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, झीलों का जो है झीलों को रिचार्ज करना इत्यादि जो है टारगेट रखा गया था, जिसका आउटलेट 3.06 लाख रुपए करोड़ का था। इसके अलावा ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन इंडिया
हाउ सर्विटीज़। इसमें हम देख रहे हैं कि नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 के अनुसार 21 मेजर सिटीज़ 2020 तक जीरो ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंचने की स्थिति में आ चुकी है। 2030 तक 40% पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर में कमी की संभावना आकी गई है और 2050 तक वाटर क्राइसिस के कारण 6% तक की जीडीपी में लॉस होने की संभावना है। 2030 तक अवेलेबल वाटर की तुलना में डिमांड दुगुनी हो जाएगी। 1700 क्यूबिक मीटर से कम उपलब्ध जल को वाटर स्ट्रेस्ड एवं 1000 क्यूबिक मीटर से जो है कम उपलब्ध वाले जो कंडीशन होते हैं उसको वाटर स्कार्स कहा जाता है। यानी कि 1700 क्यूबिक मीटर से जो है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है उसे वाटर स्ट्रेस, और 1000 क्यूबिक मीटर से जहाँ पे वाटर कम है उसे उस कंडीशन को वाटर स्कार्स कहा जाता है। वाटर स्कार्स यानी कि स्कार्सिटी जहाँ पे होती है। आईसीआर के डीजी ने कहा है कि पानी की उपलब्धता 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर पर कैपिटेटा से घटकर 2014 में 1508 क्यूबिक मीटर पर कैपिटेटा हो गई है। इसके अलावा 2050 तक यह 1235 क्यूबिक मीटर पर कैपिटेटा हो जाने की संभावना है, जो कि काफ़ी चिंतनीय है। नेक्स्ट बात की गई है एनाटॉमी ऑफ द प्रॉब्लम। लैंड यूज स्टेटस 2014-15 के अनुसार देश का कुल जियोग्राफिकल एरिया 328.7 मिलियन है, जिसमें 140.1 मिलियन हेक्टेयर नेट सोन एरिया है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में भारत ने 761 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर विदड्रॉ किया यानी कि यूज़ किया, जिसमें 688 बिलियन क्यूबिक मीटर कृषि के लिए इस्तेमाल हुआ और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होने वाले जल में से 70% जो है ग्राउंड वाटर से जो है वो यूज होता है। अलग अलग रिसर्च के अनुसार 1 केजी चावल तैयार करने में 2500 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और CSCP के अनुसार 1 केजी शुगर उत्पादन के लिए 2515 लीटर पानी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली पानी का 60% इसी दो क्रॉप द्वारा जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पानी जो है इन्हीं दो क्रॉप के द्वारा जो है मैक्सिमम यूज कर लिया जाता है और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले पानी का जो है करीबन 60% जो है इन दो क्रॉप के द्वारा वो यूज कर लिया जाता है, जिसका मुख्य कारण जो है इन दो क्रॉप्स को इंडिया में बड़ी मात्रा पे एक्सपोर्ट करना है। यानी कि एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, चाहे शुगर का हो या फिर राइस का हो। बासमती राइस का जो है आपने नाम सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है बासमती राइस की, जिस कारण से जो है हमारी वाटर जो है स्कार्स होते जा रही है, वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी होती जा रही है, चूँकि वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पैडी में। तो ऐसी स्थिति में जो है जल की कमी जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2018-19 में जो है भारत ने 38.55 लाख टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था और 2018-19 में 37 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट किया था। यानी कि आप 37 लाख टन जो शुगर है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2515 लीटर पानी से, तो इतनी वाटर जो है हम लोग इस क्रॉप्स में वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 38.55 लाख टन बासमती राइस जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया उसको अगर गुना करोगे 2500 जो कि मिनिमम रेंज मैंने बताया उससे भी गुना करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप देख लेना कि इतनी वाटर जो है हम लोग वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में देखा गया है, जिसमें पंजाब 172% के साथ जो है टॉप पर है। यानी कि इन स्टेट्स में जो है पानी की खपत उपलब्धता से काफ़ी अधिक आंकी गई है। यानी कि अवेलेबल जो हो पा रहा है पानी उससे जो है वो काफ़ी अधिक आंकी गई है। अभी अवेलेबल उतना नहीं हो पा रहा है लेकिन हम लोग खर्च ज़्यादा कर पा रहे हैं। यानी कि जो पानी जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब में रिचार्ज होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसका दोहन निरंतर कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एक प्रकार का रेशियो होता है जिसमें कि नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को का जो है रेशियो निकाला जाता है। माफ़ करिएगा, तो इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है कि जो है पानी जो है कितनी मात्रा में आ रही है और कितनी मात्रा में हम पानी को खर्च कर रहे हैं। हम लोग वाटर बना नहीं सकते, सिर्फ प्रिजर्व कर सकते हैं, तभी जो है वाटर सेव हो सकती है।
भारत में एनुअल प्रेसिपिटेशन पूरे विश्व का सिर्फ 4% है, जबकि पूरे विश्व के ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल में केवल भारत की हिस्सेदारी 25% की, यानी कि पूरे विश्व का जो जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है बरसात का, वो सिर्फ 4% है भारत में, और जो ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल है वो पूरे विश्व का 25% वो भारत में ही इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग वाटर क्राइसिस जो है वो हमारे कंट्री में होने वाली है फ्यूचर में। और वाटर अवेलेबिलिटी में भारत की जो रैंक है वो 133वीं बताई गई है, जो कि वाटर अवेलेबल है हमारी कंट्री में। चूँकि कुल वाटर कंजम्पशन का 90% एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, तो वाटर सेविंग के हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो कम वाटर वाली फसलों को उगाया जाए या माइक्रो इरिगेशन टूल को जो है बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो है वाटर यूज की इफ़िशेंसी बढ़े और कम से कम पानी में हम मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो ले सकें। तो ये था सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात की गई है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। भारत की इरिगेशन पोटेंशियल जो है 1950 से 51 में 22.6 मिलियन थी, जो 2007 में बढ़कर 123 मिलियन हेक्टेयर की हो गई है, जिसमें 42 मिलियन हेक्टेयर जो है मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एवं 14 मिलियन हेक्टेयर माइनर सरफेस और 67 मिलियन हेक्टेयर माइनर ग्राउंड वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेट सोन एरिया की बात की जाए तो नेट सोन एरिया का 48% इरिगेटेड एग्रीकल्चर के अंदर में है। जितने भी नेट सोन एरिया हैं वो 48% जो है इरिगेटेड एग्रीकल्चर के अंदर में आता है, जो इंडिया के फूड ग्रेन प्रोडक्शन का 60% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा इरिगेशन डेवलपमेंट के 3 फेजेस को यहाँ पे बताया गया है। पहला 1950 से 70 के को जो है कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, दूसरा 1970 से 80 के बीच इरा ऑफ इरिगेशन इम्प्रूवमेंट, तीसरा 1980 के बाद के समय को इरा ऑफ रिफॉर्म के अंतर्गत रखा गया है। भारत की मुख्यतः लो इरिगेशन एफिशिएंसी की समस्या जो है पाई जाती है भारत में, जो कि 30 to 35% बताया गया है। नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया 1987 एंड 2002 इरिगेशन मैनेजमेंट में किसानों का जो है इरिगेशन में पार्टिसिपेशन को बल देता है, जो कि एरिया बेस्ड में आने वाले प्रॉब्लम्स, जो भी एरिया है उसमें किस बेस पे इरिगेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके मैनेजमेंट पर जो है वो बेस्ड है ये स्कीम नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया। ज़्यादातर स्टेट्स में पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया गया है। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का मतलब है इरिगेशन वाटर यूज लेवल पर इरिगेशन मैनेजमेंट, चूँकि यह इरिगेशन यूजर द्वारा मैनेज किया जाता है जिससे बेस्ट मैनेजमेंट हो सके। इस मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पर इरिगेशन सिस्टम का विकास इत्यादि जो है इस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसके होने वाले फ़ायदे की बात करें अगर तो इससे होने वाले फ़ायदे की अगर बात करें हम तो कॉस्ट रिडक्शन, फार्मर्स एक्सेस एंड कंट्रोल ऑन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, वाटर डिलीवरी फिक्सेशन, जो भी वाटर की डिलीवरी रेट है उसका फिक्सेशन। इसके अलावा इंक्रीज इन इरिगेटेड एरिया, यानी कि इरिगेटेड एरिया में जो वो वृद्धि, यील्ड में वृद्धि और इकोनॉमिक रिटर्न में जो है डेवलपमेंट, ये इस स्कीम का, इस मैनेजमेंट का जो है वो फ़ायदा है। इसके अलावा जो है ये स्कीम जो है 16 स्टेट्स ने जो है इस स्कीम को अपनाया है, या फिर इरिगेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके जो फार्मर्स के इन्वॉल्वमेंट को वो बढ़ाया है। इन स्टेट्स का नाम यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 84,779 WUAs यानी कि वाटर यूज एसोसिएशन जो है अलग अलग इरिगेशन स्कीम
को कवर कर रहा है, जिनका एरिया 17.84 मिलियन हेक्टेयर का है। PIM के इस्तेमाल से जो है इरिगेशन इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और यील्ड वृद्धि देखी गई है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID वर्किंग ग्रुप ने जो है एक इंटरनेशनल सिंपोजियम आयोजित किया था, जिसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इरिगेशन सेक्टर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग WUA वाटर यूज एसोसिएशन, जो कि 23rd ICID कांग्रेस के अंतर्गत रखा गया था, जो कि 2017 में मैक्सिको सिटी के अंतर्गत हुई थी। में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है चर्चा किया था, इंक्लूडिंग WUA वाटर यूज एसोसिएशन। वाटर यूज एसोसिएशन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके अलावा वाटर यूज एसोसिएशन जो है लीडर को इलेक्ट कर जो है इंटरनली डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का भी काम करता है। इसके अलावा फी कलेक्ट कर मेंटेनेंस को इम्प्लीमेंट करने का काम भी ये करता है। ये जो स्कीम है वाटर यूज एसोसिएशन जो है ये करीबन 60 कंट्रीज़ में जो इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट बात की गई है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जितने भी लॉन्चेज हुए हैं इंडिया में, वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वर्षा आधारित खेती भारत के लिए हमेशा से इस समस्या का जो है वो कारण रही है, चूँकि हम लोग बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। पानी की जो है प्रॉपर मैनेजमेंट हो नहीं पाती है क्रॉप्स के लिए। भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड में से 49% जो है इरिगेटेड है, शेष 51.2% रेनफेड है, यानी कि वर्षा आधारित है। इस पर इसका सिर्फ 40% कंट्री के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो है वो भागीदारी है। 2016 में बजट में इरिगेशन कवरेज को बढ़ाने पर जो है बल दिया गया था। ऑन गोइंग स्कीम की बात करें तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत 150 प्रोजेक्ट्स और PMKSY के अंतर्गत 99 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं एवं 2019 तक जो है कंप्लीट भी हुए हैं। 76.03 लाख हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है जोड़ा जाएगा। 99 प्रोजेक्ट्स के लिए कुल एस्टीमेट जो है 77,595 करोड़ रुपीज़ जो है इसका आउटले रखा गया है, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस जो है 31,342 रुपये करोड़ रखा गया है और सेंट्रल असिस्टेंस जो है नाबार्ड के थ्रू जो है वो असिस्टेंस किया जाएगा। जनवरी 2019-20 में नाबार्ड ने लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के अंतर्गत 10,469.78 करोड़ रुपए रिलीज किए, जिसमें मैक्सिमम महाराष्ट्र को 3,559.38 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे। बाकी के स्टेट्स के बारे में जो है, बाकी के स्टेट में अगर हम देखें तो उसके बाद जो है 1,994.15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए और 1,850 करोड़ जो है आंध्र प्रदेश के लिए और 1,383 करोड़ रुपए गुजरात के लिए और 827 करोड़ रुपए उड़ीसा के लिए, 291.81 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिलीज किए गए थे। सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से 106 प्रोजेक्ट जो है उनको फास्ट ट्रैक तरीके से कंप्लीट किया जाना है, जिसमें 40 प्रोजेक्ट जो हैं फुली कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। 99 प्रोजेक्ट्स को फेज्ड मैनर में पूरा किया जाना है, यानी कि फेज के बेस पे वो पूरा किया जाएगा। फर्स्ट फेज में जो है 23 प्रोजेक्ट्स को मार्च 2017 तक पूरा किया जाना है, जिसमें 14.53 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल का टारगेट रखा गया है। सेकेंड फेज में 31 प्रोजेक्ट जो है वो टारगेट किए गए हैं, जो कि मार्च 2018 तक 12.95 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल का जो है इसमें टारगेट रखा गया है। थर्ड में जो है बाकी 45 प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंतर्गत पूरे होंगे दिसंबर 2019 तक।
इसके अंतर्गत 48.45 लाख हेक्टेयर इरिगेशन नेटवर्क जो है वो क्रिएट करने का टारगेट रखा गया है। पंजाब में 91,950 हेक्टेयर इरिगेशन प्रोजेक्ट और उड़ीसा के अंदर उड़ीसा के अंतर्गत 92,060 यानी कि 92,060 हेक्टेयर इरिगेशन नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया जा चुका है ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लैंड एक्विजिशन के कारण जो है वो अधूरे रह गए हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का जो है स्टेट्स में वो डिस्प्यूट इसके अंतर्गत जो है देखने को मिला है, जिसके कारण जो है ये स्कीम्स पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है अभी। कमांड एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल और स्टेट का जो शेयर है 6:4 का है, कि 60-40 का जो है रेशियो है वो सेंट्रल और स्टेट का है। कुछ स्टेट इसके लिए जो है एग्री भी हुए हैं, पर सेंट्रल शेयर जो है बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। CADWM और AIBP को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है स्टेट का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। CADWM यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम और AIBP यानी कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट का जो है योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। लो इरिगेशन कवरेज के कारण टास्क फोर्स की जो है जो एक मीटिंग हुई थी उसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर 2020 से 25 के लिए 8,94,473 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट का आउटले रखा गया था, जो कि इरिगेशन नेटवर्क को जो है एक्सपेंड करने के लिए रखा गया था। तो ये जो पूरा टॉपिक था इरिगेशन पे बेस्ड था, और ये जो जून माह का जो कुरुक्षेत्र था उसमें पूरी तरह से इरिगेशन का या वाटर की जो है अवेलेबिलिटी या फ्यूचर में जो क्राइसिस होंगी और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो है ये इन चीज़ पर जो है बेस्ड था ये एडिशन कुरुक्षेत्र का। तो ये था हमारा कुरुक्षेत्र का एनालिसिस। दोस्तों, चूँकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिस कारण से इस वीडियो में आपको कुछ परेशानी हुई होंगी, चाहे वो थोड़ी कॉन्फिडेंस को लेकर हो, चाहे वो आवाज़ को लेकर हो। तो ये आप इस वीडियो में मैनेज करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको अच्छी से अच्छी साउंड क्वालिटी या कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो लॉन्च करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में भी मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। अगर बावजूद उसके अगर कोई पॉइंट आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे एक्सप्लेन कर दूँ कमेंट के थ्रू। और वीडियो हमारी आने वाली है जून की एग्रीकल्चर करंट अफेयर की, उसे भी आप देखना ना भूलें। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एंड गुड बाय।